हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। विधानसभा में अविश्वास के खिलाफ खड़ा होने वाले विधायकों और पार्टियों की प्रदेश में मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अविश्वास के विरोध में वोट देने वाले विधायकों के खिलाफ किसानों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। किसानों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अब विधायकों को या तो अपने कार्यक्रमों को खुद ही रद्द करने पड़ रहे हैं या फिर खुद ही कार्यक्रम में पहुंचने से परहेज कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में किसानों ने 3 कृषि कानून के बहाने बीजेपी के खिलाफ झंडा उठा लिया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार कृषि कानूनों पर कांग्रेस के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में विश्वास हासिल कर लिया हो, लेकिन विधानसभा के बाहर उनकी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल किसानों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के लिए सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब किसान लगातार बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का विरोध कर रहे हैं, जिसका ताजा नजारा दिखा करनाल में, जहां निसिंग में नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को एक गौशाला के कार्यक्रम में आना था, लेकिन उनके आने से पहले ही किसानों को इसकी भनक लग गई। किसान काले झंडे लेकर और नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल के पास पहुंच गए। उधर विरोध की जानकारी मिलते ही निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ। किसानों ने धर्मपाल गोंदर पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। धर्मपाल गोंदर ने नलका नीलोखेड़ी की जनता के साथ विश्वासघात किया है। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ हैं या विरोध में है, और दोगली राजनीति हम इनकी नहीं चलने देंगे। जो ये विधायक हैं उसी दिन से दोगली राजनीति कर रहे हैं। ये कभी तो अपनी वीडियो डालकर बोलते हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन सपोर्ट ये बीजेपी की करते हैं। अगर पहले दिन से विधायक और MP किसानों के साथ होते, आज इस आंदोलन का हल हो गया होता। जो हमारे 400 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, 4 महीने से किसान अपनी खेती छोड़ के, अपने बच्चे छोड़कर वहां बैठे हैं, हमें बैठना ना पड़ता। जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है, सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। और जो 2 विधायक आजाद थे जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आने वाले टाइम में उनको फिर भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और जो ये आज इन्होंने प्रोग्राम रखा है विधायक ने, ये ऐसे प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध की आग सिर्फ करनाल में ही नहीं दिखी, बल्कि इसकी लपटें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र तक पहुंच गई, जहां सर्किट हाउस में जेजेपी अपने नेता अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन सफाई कर्मचारी और दूसरे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करके मनाने की तैयारी कर रखी थी। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही भाकियू के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का विरोध इतना जोरदार था कि नेताओं को किसान नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन किसानों का गुस्सा तब भी खत्म नहीं हुआ और अंत में जेजेपी को अपना ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आज यहाँ पर जेजेपी द्वारा प्रोग्राम किया गया था, वो हमने अभी कैंसिल करवाया। ये जाने लग रहे हैं, इन्होंने गलती मानी है अपनी कि हमारी गलती हुई है, और आइंदा अगर ये कोई प्रोग्राम करते तो हम इनका काला मुंह करेंगे। हमने इनको खुली चेतावनी प्रशासन को भी दी और इनको भी। किसानों के विरोध के बाद जेजेपी के नेता धीरे धीरे आयोजन स्थल से चले गए। किसानों में सबसे ज्यादा गुस्सा शाहबाद से विधायक रामकरण कला को लेकर था। किसानों ने कहा कि रामकरण कला पहले उनके हक की बात कर रहे थे, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। उधर झज्जर में बीजेपी जेजेपी के विरोध के लिए इकट्ठा हुए किसानों का गुस्सा कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर भी फूटा है। किसानों ने कुलदीप वत्स को जुमलेबाज और एक्टर करार देते हुए इस्तीफा तक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि जब खुद ही उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं।
डॉक्टर कुलदीप वत्स ने, जो कि बादली विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, उन्होंने 6 दिसंबर को अपना एक इस्तीफा दिखाते हुए ये कहा था, अगर किसान बिल ये वापस नहीं हुए तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला हरियाणा के अंदर मैं पहला एमएलए विधायक होऊंगा। लेकिन उन्होंने ये जुमला छोड़ा था और उनका ये बात पूरी तरह से जुमला निकला। उन्होंने अब तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है। आज हम इस मंच के माध्यम से, समझदार सरदारी के माध्यम से और सरूखा सरदारी के माध्यम से उनसे अपने इस्तीफा की मांग करते हैं। और अब तक उन्होंने जो जुमला छोटा था, ये हमारे जो 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत पर ये उन्होंने मजाक किया है। बिल्कुल सारे किसानों में तो बहुत ही आक्रोश है। जहां आप बीजेपी के बहिष्कार की बात कर रहे हो और जेजेपी के बहिष्कार की बात कर रहे हो, जितना खून उनके ऊपर किसान कौम का उछल रहा है ना, आज जो भीतर से बाहर निकल रहा है गरम गरम खून, उतना ही आज बादली के जो विधायक है कुलदीप वत्स के प्रति किसानों का खून उबाला मार रहा है। क्यों मार रहा है? यही बात तो है कि उन्होंने 6 दिसंबर को एक लेटर लिखा कि आगे आने वाले समय में 26 जनवरी तक अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं बंगाल के सियासी घमासान में भी अब किसान आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। भाकियू नेता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंचे, जहां कोलकाता के भवानीपोरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान टिकैत बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, यानी विरोध की आग बराबर लगी है। कृषि कानूनों पर वादों से मुकरने वाले नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो पता नहीं ये विरोध की आग और किस किस को अपनी चपेट में लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज का सवाल क्या है वो पहले आपको दिखा देते हैं और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विरोध में वोट करने वाले विधायकों से किसानों का विश्वास उठ गया है? अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप करके भेजिए और ना है तो नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे उस पर जल्दी से भेज दीजिए। और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। रमेश यादव समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। संजीव भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। और दर्शन ढांडा किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल दर्शन ढांडा जी से। दर्शन ढांडा जी, 107 दिन हो गए लेकिन कहीं समाधान की आस नहीं दिख रही है। अब आप लोग पश्चिम बंगाल में भी जाके पंचायत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे सरकार पर कोई असर होगा? क्योंकि 107 दिनों बाद भी कुछ नहीं जो है समाधान के लिए पहल हो रही है किसी भी तरफ से। जी देखिए खालिद भाई, ये जो बीजेपी है ना, केवल वोट की चोट की ही बात समझती है और उसी के लिए किसान वहां पश्चिम बंगाल में गया और बाकी अन्य राज्यों में भी जाएगा। और जो प्रयास किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है वो केवल इनको जगाने के लिए किया जा रहा है और किसान को बचाने के लिए किया जा रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि जब इनको मुंह की खानी पड़ेगी ना पश्चिम बंगाल में किसान साथियों के प्रयासों के द्वारा, तब इनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इनके लिए इंसानियत तो रही नहीं, नैतिकता कोई बात इनके लिए मायने रखती नहीं, ना ही इनको इंसानियत से कोई लेना देना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट, सीट, सत्ता, 3 बात समझते हैं। इसलिए वोट, सीट, सत्ता की ही बात इनको समझाने के लिए किसान इनका पीछा कर रहा है। ये बात है खाली। लेकिन प्रदेश में भी लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं उन विधायकों का जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के साथ वो दिखे और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दिखे। क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसका भी कोई असर होगा या ये विरोध प्रदर्शन जो है आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? क्या रणनीति है? खालिद भाई देखिए, आप बात को समझिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो भी सरकार विपक्षी पार्टी लेकर आई थी, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसान की नजरों में अविश्वास प्रस्ताव सही में पास हुआ है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ तो पास हो गया, जो भी किसान विरोधी है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो गया है। और आने वाले समय में इनको ऐसा मजा सिखाएगी जनता और किसान मिलकर कि ये याद रखेंगे। आज ये जन आंदोलन केवल किसान का नहीं है, मजदूर का है, मजदूर के साथ साथ दुकानदार का है। देखिए खालिद भाई, आपको मैं एक बात बता दूं, किसान को केवल एक
किसान वर्ग से नहीं जोड़ा जा सकता। जो बीज की दवाइयों की दुकान करते हैं, जो बीज की दुकान करते हैं, क्या उसको किसान वर्ग से हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, दूर करके देखा जा सकता है? नहीं। जो दवाइयों की दुकान करते हैं, जो सप्लाई करते हैं किसानों को, वो भी किसान है। जो आज ये बहुत सारे मिस्त्री हैं और बहुत सारे जो एरो बनाते हैं, ट्रैक्टर के इक्विपमेंट बनाते हैं, क्या उनको किसानों से हटाकर देखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो आज किसानों के साथ खेतों पर काम करते हैं, उन मजदूरों को क्या किसानों से हटाकर देखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो दुकानदार और जो मंडी के अंदर आड़ती हैं, क्या उनको किसानों से हटाकर देखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ग इकट्ठा होकर आज मतलब जन आंदोलन का रूप इस किसान आंदोलन को दे चुके हैं। और सब जानते हैं कि अगर ये काले कानून पास होते हैं और इस प्रकार से फिर पूरे समाज का एक ढांचा टूट जाएगा और बहुत सारी भारी गरीबी आएगी और बहुत सारी महंगाई बढ़ जाएगी और पूरी तरह से सामाजिक ढांचे की कमर टूट जाएगी। इसलिए इनको एक एक आदमी सारे सब मिलकर इनको मजा चखाएंगे। ये विश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास हुआ है, चाहे इन्होंने सत्ता के लालच में बेशक वहां पर सरकार के पक्ष में वोट दिया हो, लेकिन जनता ने आज इनको एक तरह से अच्छी तरह से पहचान लिया है कि ये वो दुष्ट हैं, इनको ना घुसने देना है, ना इनको वोट देना है और ये भूल जाएं चंडीगढ़ की बात। तो ठीक है संजीव भारद्वाज जी, क्या ये आभास पहले ही हो गया था आप लोगों को कि जो किसान हैं उनमें काफी गुस्सा है और इसी के लिए एक तरह से आप लोगों ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया आप लोगों ने, हालांकि वहां वो प्रस्ताव गिर गया, लेकिन एक तरह से आप लोगों ने जो विधायक थे उनको एक्सपोज करने की कोशिश की किसानों के सामने, उसका राजनीतिक लाभ हो सके कांग्रेस को? खालिद भाई, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि हमारा नैतिक धर्म है कि जब भी कोई भी वर्ग, एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते जब भी कोई वर्ग प्रदेश का हो चाहे देश का हो परेशान होगा तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है, जिस तरह से आपको अभी ढांडा जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी। ये अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, ये आड़ती भाइयों का भी आंदोलन है, ये जो कीटनाशक बेचते हैं उनका भी आंदोलन है, ये मजदूर जो मंडियों में काम करते थे, जो खेतों में काम करते थे, इसके साथ साथ ये पूरे देश का और प्रदेश का आंदोलन है। क्योंकि जिस तरह से इन कानूनों के बाद जमाखोरी बढ़ेगी, हर चीज के रेट, महंगाई आज चरम सीमा पर इन लोगों ने पहुंचा दी, चाहे वो डीजल के रेट हो 3.5% से लेकर सब्सिडी खत्म कर दी, 32% से ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी ले गए, डेली की डेली बोनस बंद, उसके बाद जमाखोरी शुरू, उसके बाद झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा ये सरकारें कुछ नहीं कर रही। अभी भी इनको, हमारा तो नैतिक धर्म है कि हम लोगों को, हम राजनीति के अंदर, कांग्रेस पार्टी राजनीति के अंदर इसलिए नहीं है कि अपने इंटरेस्ट में एक तरफ से तो सारे विधायक, चाहे वो इनकी सहयोगी पार्टी के विधायक की आपने बाइट सुनी होगी कि मैं तो बार बार कहता हूँ बिल्कुल गलत है, ये गलत है, और फिर ये सारे इकट्ठे होकर सिर्फ सत्ता के लालच में एकजुट होके और इस तरह के प्रस्ताव को नामंजूर कर रहे हैं। ये मेरे लिए पोजीशन, मैं क्या बोलूं, मेरी पार्टी क्या बोले, क्या देश के लोगों को, क्या प्रदेश के लोगों को पता नहीं कि भाई 300 से ऊपर शहीद हो चुके हैं सड़कों पे किसान, 70 साल का है, 60 साल का है, फिर उनको वैसे धार्मिक प्रचार करके, भगा के, बातें करके ये कर रहे हैं हर चीज में। कभी कोई बीमा घोटाला है जी, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिया, कभी कोई बोनस बंद कर दिया, कभी कोई समर्थन मूल्य में, तो इतनी बातें हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ सत्ता के लालच में हो रहा है, ना कि किसी आदमी की शहादत को देखा जा रहा है, किसानों की शहादत को देखा जा रहा है, मजदूरों की परेशानियों को देखा जा रहा है। हालत ये होगी, महंगाई चरम सीमा पर इतनी आ गई। आज अपने प्रदेश की बात करें, ठीक है, प्रदेश में ये बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। आप देखें, बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा प्रदेश, महिला सुरक्षा में आप देख लें क्या पोजीशन है, लोगों के मतलब
आप देखें कि जो सरकारी नौकरियां लग रही हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं, फिर हर दूसरे दिन कोई ना कोई धार्मिक प्रचार करके अपनी पोजीशन को सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता के एनएलओ हैं। सुखवंत सिंह जी, क्या कांग्रेस जिस तरह से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक माहौल बना रही थी, उससे पहले ही आपके एक विधायक और आपके नेता उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कहीं इस वजह से आप लोगों ने इस्तीफा तो नहीं दिया कि विधानसभा में सरकार का सामना भी ना करना पड़े और विधानसभा के बाहर किसानों का समर्थन भी मिल जाए? अगर विधानसभा में आपके विधायक होते तो हो सकता है कि और मजबूती से बात रखते। जी, सबसे पहले तो खालिद भाई आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, देखो, हर सिचुएशन की एक इंटरप्रिटेशन होती है। खालिद भाई, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उस वक्त नीड ऑफ द आवर ये थी कि किसानों के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए और उस व्यवस्था का विरोध कैसे किया जाए जो व्यवस्था किसानों को न्याय नहीं दे रही। आज जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अभी मैं संजीव भारद्वाज जी को, उन्होंने इस प्रकार से चीजों को बखान किया कि जैसे कांग्रेस की सरकार होती तो वो किसानों के लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकते थे। अब क्या इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्या? और क्या इस 6 साल के दौरान ही किसान की दुर्गति हुई है क्या? क्या किसान पहले आत्महत्या नहीं करता था क्या? और क्या अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती और कांग्रेस की सरकार आ जाती तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके नेतृत्व में हुड्डा कमेटी बनी थी और इसी प्रकार के बिल कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी, वो रिकमेंडेशन उन्होंने की थी, क्या वो इन्हीं बिलों को लागू नहीं करते क्या? ये बहुत सवाल है। देखो खालिद भाई, ये एक चीजें चलती रहती हैं, किसी भी चीज का राजनीतिकरण चलता रहता है और एक बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी मैनेजमेंट के, मैं इसको इस ढंग से इसकी इंटरप्रिटेशन करता हूं कि ये सरकार को एक तरह से वॉक ओवर देना है। देखो, पहलवान को जब ये पता हो कि उसका दाव कट जाएगा तो फिर वो पहलवान दाव लगाता क्यों है? अब साफ था पहले संख्या बल के हिसाब से कि ये सरकार नहीं जा रही इस अविश्वास प्रस्ताव में 30, क्योंकि जब इसको पेश किया गया तब तो कांग्रेस के भी कुछ एमएलए नाराज थे। उसके बाद चलो वो जैसे तैसे उनको बना पाने में कामयाब हुए, 30 से 32 हो गए, सरकार तो नहीं जानी थी। लेकिन मैं ये सवाल आपके लेकिन एक जो लोग लेकिन सुखवंत सिंह जी, जो लोग बाहर ये कह रहे थे, सुखवंत सिंह जी, जो लोग बाहर ये कह रहे थे कि वो किसानों के साथ है, वो जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई, चाहे वो राजनीति के तहत ही क्यों न लाए, एक्सपोज तो कर दिया वहां पर कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के खिलाफ है। खालिद भाई, मैं और ऐसी परिस्थिति में आपके पार्टी के अगर विधायक वहां होते तो एक और मैसेज जाता, आप सदन में एक और तरीके से बात को उठाते। देखो, ये क्योंकि मैं बोलूं खालिद भाई जी, क्योंकि कोई भी लड़ाई आप एक ओहदे पे रह के आसानी से लड़ सकते हैं। अब जब आपने ओहदा ही छोड़ दिया, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उससे पहले जो कांग्रेस के थे, वो जितने भी नेता थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन स्वराज पार्टी का गठन इसीलिए हुआ कि हम सदन में जाके आवाज उठाएंगे। अब मैं बोलूं भाई? हाँ, बोलिए। खालिद भाई, आप जो जिस घटना के साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं ना, वो ये घटना नहीं है। आप ये देखिए कि जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब घोषणा की, कब घोषणा की उन्होंने 2-3 जनवरी के आसपास घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी तक ये चीजें अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये बात कह दी और 26 जनवरी की लाल किले की घटना के बाद किसानों का मनोबल डाउन हुआ और चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद किसानों को ये लगा कि उनके साथ ये इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव भी जब साथ आ रहे हैं तो उनका मनोबल उठा। उस वक्त की आवश्यकता ये थी। और अविश्वास प्रस्ताव की मैं ये कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से राजनीतिकरण था, ड्रामा था। और मैं ये आपसे, चलो आपकी बात से सहमत हो जाता और मैं ये कहता हूं कि ये सरकार बीजेपी की चली जाती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती तो क्या वो इसी प्रकार की रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं की थी क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? आवश्यकता इस बात की है कि सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसानों के हित में किसने काम किया, आवश्यकता इस चीज की है। अब ये चीज बीजेपी चली जाए, कांग्रेस आ जाए तो उससे क्या फर्क किसानों को पड़ा है? ठीक है, संजीव भारद्वाज जी, समय तक सरकार रही है। संजीव भारद्वाज जी, जो आरोप लगा रहे हैं सुखवंत सिंह जी, उसका जवाब दीजिए। खालिद भाई, देखिए, हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी पोजीशन को क्लियर करने में लगी हुई है। मैं अभी अपने भाई सुखवंत जी की बातें सुन रहा था। ये बहुत अच्छा होता अगर
अभय सिंह जी भी वहां हाउस में होकर, जैसे आपने फरमाया, बहुत वाजिब फरमाया कि अगर वो वहां हाउस में होके विरोध करते, अब आप ये बताएं, कोई सैनिक लड़ाई के टाइम में छुट्टी लेके घर बैठ जाए और यहाँ कहे भाई मैं यहाँ मोटिवेशन कर रहा हूँ सबका, वो ज्यादा बेस्ट है या मैदान में खड़े होके हौसला अफजाई करना या लड़ना ज्यादा बेस्ट है? खैर ये अपनी बात रख रहे हैं, हमें उससे सरोकार नहीं है। ठीक है, हमारा एक केंद्र बिंदु है, हम किसानों के साथ हमारी पार्टी है, हमारे साथ संघर्ष हम जारी रखेंगे। ठीक है संजीव जी, हमारे साथ रमेश यादव समाज सेवी हैं, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपने देखा होगा कि आंदोलन जो है करीब 107 दिन हो गए और समाधान नहीं हो रहे, लेकिन इसका सामाजिक तौर पे किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं इस आंदोलन का? देखिए, कृषक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और बहुत हमारी जनसंख्या कृषक समाज से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। तो नेचुरली इसका जो है समाज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इतना लंबा आंदोलन चलना ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क करता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें सॉफ्ट होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये अपने लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं है। और मेरे ख्याल से काफी लोग शहीद भी हो गए हैं हमारे किसान भाई, तो इनकी समस्या को हमें हल करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और किसानों को भी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे में, प्रदर्शन में शांतिपूर्वक और अहिंसक रहना पड़ेगा। तो किसानों ने तो कई बार आपने देखा होगा कि कई प्रदर्शन किया, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, अगर गणतंत्र दिवस की बात छोड़ दे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन बाकी उसके बाद तो लगभग किसानों का जो आंदोलन रहा है वो शांतिपूर्ण ही रहा है और प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि जिस तरह से अब मान लीजिए कि सिंगू बॉर्डर की बात करें, वहां 10 से 15 किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो एक तरह से इसका मैसेज क्या जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं, इन प्रदेशों से, हरियाणा की बात करें, पश्चिमी यूपी से बात करें, वो काम धाम के लिए आते हैं और अगर उनको अगर कोई परेशानी हो रही है तो क्या कोई समाज में कोई गलत मैसेज जा रहा है? खालिद जी, इससे दिल्ली और एनसीआर में, क्योंकि सर ये जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन हर आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा है कि इसमें जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे कि उसमें आपको भंडारण की असीमित छूट है और ये अगर इस तरह से अगर असीमित छूट रहेगा तो कालाबाजारी का जो डर है वो बना हुआ है। तो उस नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खालिद भाई, इस कानून में थोड़ी खामियां जरूर है, तभी तो ये किसान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों से। तो मेरा ये है कि हमारे देश का मसला है, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, किसानों को भी सॉफ्ट होके और गवर्नमेंट को एकदम पहल लेनी चाहिए इसमें, क्योंकि जितना चलेगा हमारी सारी व्यवस्थाएं रुक जाएंगी और हमारी देश की तरक्की भी रुक जाएगी इससे, क्योंकि कृषक से जो हमारी पीछे तरक्की हुई थी कोरोना टाइम में, इन्होंने ही संभाला है देश को सचमुच में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को भी आगे आके और इस पहलू को, समस्या को हल करना चाहिए और किसान भी इसमें सहयोग करेंगे फिर। ठीक है, दर्शन ढांडा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? दर्शन जी। जी, जो हमारे समाज सेवी साथी ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब किसानों को सॉफ्ट होना चाहिए। किसान इससे ज्यादा सॉफ्ट क्या होगा? 2 महीने से आंखें बिछाए बैठा है, 4 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, और क्या इससे ज्यादा सॉफ्टनेस क्या होगी? दूसरी बात कि कृषि की अर्थव्यवस्था को किसानों ने संभाला और किसान किस चीज की मतलब संशोधन के लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बता दूं सुबंधु जी, ज्यादा नहीं है, खालिद बोल रहा हूं मैं, लंबी चौड़ी में बात नहीं कहूंगा। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है सुबंधु जी, अमेरिका से, खालिद बोल रहा हूं, माफ करना खालिद भाई, अमेरिका से एक रिपोर्ट, हाँ जी खालिद जी, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हवाले से मैं छोटी सी बात बता दूं। अमेरिका के अंदर 1928 में जो आर्थिक पूरा संसार में मंदी आई थी, उसके बाद वहां पर वो व्यवस्था की गई थी कि एमएसपी जैसे कि मतलब लाभकारी मूल्य वो दिया गया था किसान को। और जो 1981 में रोनाल्ड रीगन वहां पर आए राष्ट्रपति, तो उसने आकर ये कानून लागू कर दिए थे जो भारत में अब लेके आई है ये बीजेपी पार्टी। 1981 में वो लागू किए थे और 1981 से लेकर आज तक का और 1928 से लेकर 1981 तक का मैं एक छोटा सा आपके सामने पैमाना रख देता हूं अमेरिका का। 1928 से लेकर 1981 तक अमेरिका के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोग जो थे वो किसानी करते थे, खेती करते थे।
और उसके बाद 1981 में जब ये सीधी मतलब ये तीनों जिस प्रकार हमारे कानून है वो कॉरपोरेट घरानों के कानून है वो लेकर आए वहां पर रोनाल्ड रीगन, तो उसके पश्चात अमेरिका के अंदर आज जो किसान है, छोटा किसान, वहां पर 90% छोटा किसान है, वो 75% 75% गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 2.5 लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ किसानों के जो खेत थे वो कब्जे में कारपोरेट के आ चुके हैं। ठीक है ढांडा जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हमारे यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि इस कानून से जो छोटे किसान हैं उनको लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अविश्वास पर जो आग भड़की है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज कुरुक्षेत्र में की अगर बात करें, करनाल की बात करें, तो वहां किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और उसके बाद से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। लगातार हमारे साथ हमारे सारे गेस्ट बने हुए हैं। सुखवंत सिंह जी से जानना चाहेंगे। सुखवंत सिंह जी, आज जो खास करके कुरुक्षेत्र में अजय सिंह चौटाला का आज जन्मदिन था और उसको लेकर एक कार्यक्रम भी मनाया गया। मेरी बात अधूरी रह जी, गई। मेरी बात अधूरी रह गई। जी पूरी कीजिए फिर उसके बाद मैं सुखवंत सिंह के पास जाता हूं। जी बोलिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, आपने भी कहा और हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी कहा, और बीजेपी सरकार भी एक बात कह रही है। बीजेपी सरकार एक बात बोल रही है खालिद भाई कि छोटे किसानों के फायदे के लिए ये हैं, और मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर जितने भी लोग किसानी करते हैं उनमें से 90% किसान जो है वो छोटा किसान है जी, छोटा किसान है। और 1981 से लेकर 40 साल में जो आज तक है, वो रोनाल्ड रीगन ने जो ये कंपनियों को दिया था, वहां पर 4 कंपनी मुख्य कंपनी है। जैसे यहां पर अडानी और अंबानी की 2 कंपनी, वहां पर 4 हैं, आर्चिज जी, बुंग, करगिल और एक डेलैक्स, पता नहीं कोई ऐसी इस कंपनी है। इन्होंने वहां पर 10,000 किलोमीटर की जो एक रिपोर्ट है, वहां पर 75% कृषि के ऊपर कब्जा कर लिया है, और वहां पर 90% जो किसान हैं उनके हिस्से में केवल 15% ही बाजार भाव आ रहा है। और ये कानून का मतलब ये वहां पर लागू हो चुके हैं, तो ये हाल उस देश में है, और वहां पर 75% किसान गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। और इन बीजेपी की सरकार के एक सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था, और केजरीवाल ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि जो चीज अमेरिका के अंदर देख ली संसार ने, और वहां पर इसका नंगा नाच देख लिया, किसानों को बर्बाद होते हुए देख लिया, तो क्या वही चीज भारत के अंदर लेके आए हैं इन 2 कंपनियों के या 4 कंपनियों के सहारे। और एक खास बात और मैं बताऊं खालिद भाई जी, कि वहां पर जो किसान हैं वो 2.5 लाख खेती करना छोड़ चुके हैं परिवार, और 1 लाख किसान मजदूरी करते हैं बड़ी बड़ी 4 कंपनियों के पास। और इसके अलावा खालिद भाई, ढांडा जी, उतना दूर जाने की दर्शन जी बता दूं कि वहां पर 200 गुना दर्शन ढांडा जी, उतना दूर आप क्यों जा रहे हैं? अभी बिहार में 2006 में ही देखिए एपीएमसी एक्ट वहां हटाई गई है, उसके बाद वहां की स्थिति देख लीजिए, तो उतना दूर तो अभी जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि वहां पर जो जी नहीं, एक बार देख तो लेना चाहिए ना कि जो चीज इतिहास खड़ा है, जिसका साफ दिख रहा है, क्या उसी प्रकार से हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं? ये 200 गुना महंगाई बढ़ चुकी है वहां खाने पीने की चीजों में। हमारे यहाँ तो अगर 2 गुना भी हो गई तो हमारा इतने बड़ा सिस्टम नहीं है, हमारे देश में गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, तो 200 गुना महंगाई वहां बढ़ा चुके हैं वो 40 साल में, तो यहाँ तो 2 गुनी भी होगी तो मर जाएगा गरीब आदमी तो। बिल्कुल। और सारा गरीब मजदूर का तो ये देश बना हुआ है, संजीव भारद्वाज जी, मजदूर का ये देश है, इस कानून, इस तरह के ही कानून का हाल अमेरिका ने देख लिया। बिहार में भी 2006 में जहां पे एपीएमसी एक्ट को हटाया गया, उसके बाद से वहां भी जो किसानों की हालत है वो पूरा देश देख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह की वहां स्थिति है, कहा जा रहा है कि जो वहां पे 4 एकड़ की खेती करने वाले जो लोग हैं, वहां हरियाणा में 2 एकड़ वाले के यहाँ आकर यहाँ मजदूरी करते हैं। क्या ये कानून सरकार आखिर हटाने से पीछे क्यों हट रही है? आप लोग विपक्ष में हैं। हाँ, आप ही से पूछिए। अच्छा, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज, बीच में मैं ये कह रहा हूं कि आखिर जब इस कानून का हश्र अमेरिका में देख रहे हो, या फिर बिहार में भी एपीएमसी एक्ट को हटाया गया 2006 में, उसके बाद वहां किसानों की हालत कितनी पतली है ये सबको पता है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि सरकार पीछे नहीं हट रही है? खालिद भाई, आप देखें बार बार जितने भी नेता हैं या जितने भी किसान हैं,
जिस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं गवर्नमेंट की, ये सिर्फ सत्तारूढ़ दल की, चाहे वो केंद्र का दल हो चाहे वो प्रदेश का दल हो, राजहट के अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर जिन लोगों ने सत्ता दी है और उन लोगों की परवाह ना करें, सड़कों पर शहादत उनकी होती रहे, तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही किस तरह से इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपति घराने ही दिखाई दे रहे हैं और आज तो राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर किसी की सरकार होती तो समाधान हो जाता। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि व्यापारियों की सरकार इसलिए समाधान नहीं हो रहा है। आप जो बात बार बार हम सभी के मुख से आ रही है, ये कह रहे हैं राजहट के अलावा इनको कोई भी सरकार का, राजहट प्लस जो कुछ चुनिंदा पूंजीपति हैं उनके अलावा सरकार किसी की भी कोई परवाह इस वक्त नहीं कर रही। लेकिन मैं आज बता दूं, जिस तरह से अन्नदाता अपने प्राण त्याग रहा है, जिस तरह से आम पब्लिक को ये भरम में और धोखे में रख रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होना, चुनिंदा लोग बैठे हैं, चुनिंदा लोग बोल रहे हैं, चुनिंदा वो कर रहे हैं। अगर परमात्मा ना करे इस देश के अंदर ये कानून लागू हो जाता है तो आप देखें क्या स्थिति आ जाएगी। क्या हमारी सरकार साबित करना चाह रही है? अगर इन्होंने भंडारण का नियम बना दिया है, दो तीन बातों पर मैं प्रकाश डालूं। भंडारण के बाद कोई भंडारण इसलिए करेगा कि महंगी खरीदे और सस्ती बेचे? आप बताएं। क्या अगर मंडियों के ऊपर 4%, 3%, 2% अगर मार्केटिंग फीस ली जाएगी तो उन मंडियों में आएगा कौन? ये लागू होने के बाद बाहर से ही पौने दाव पे। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, जब फिर एमएसपी पे कोई दंडनीय अपराध नहीं बनाएंगे, ये कोई कानून नहीं बनाएंगे, तो आप ये बताएं उसको आप कैसे घर बैठे या सरकार एक जगह बैठे हुए किस तरह से सेक्रेटरीट में बैठे हुए अंदाजा लगाएगी कि इस किसान के साथ इस व्यापारी ने ये धोखा दिया। सभी चीजें पब्लिकली बार बार ये 100 दिन से 105-6 दिन हो गए, 107 दिन हो गए हैं, ये बातें रोज की रोज चल रही हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं, मैं क्या इस देश का बच्चा हैरान है कि सरकार अभी तक इन बातों पर सीरियस नहीं है, केवल मात्र किसानों का नाम लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए, प्रदेश नहीं, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत घातक बातें हो रही है कि एकदम स्टोरेज की पूरी परमिशन दे दी गई, सेकंड मंडियां बनाने की परमिशन दे दी गई, 5 लाख परिवार इन मंडियों से जुड़े हुए हैं। कानून का लागू होना ही एक तरह से उस दिन ये बताएं, जिस तरह से मेरे भाई ढांडा जी बता रहे थे पूरी डिटेल में, इतनी विस्तार पूर्वक पूरी रमेश यादव जनता देख रही है। जैसे संजीव जी ने बताया कि 5 लाख परिवार मंडियों से जुड़ा हुआ है। अगर ये कानून लागू होता तो उस प्रभाव पर प्रभाव पड़ेगा, उस परिवार पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सामाजिक मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है, समाज पर क्या असर होगा? खालिद जी देखिए, बेरोजगारी कानून से हमारा कृषक जो है मेन जुड़ा हुआ है, कृषि जुड़ी हुई है, कृषि के साथ साथ और भी पहलू जुड़े हुए हैं। कृषि तो मेन है लेकिन उसके आसपास हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन इनसे जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को आगे आके इसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कल को हमारे बॉर्डर्स पे जो रसद है वो जाने में दिक्कत आएगी, हमारे कॉलेज में बच्चे जाएंगे वो भी हमारे कृषक के बच्चे हैं, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। इसको शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश के हित में है। जो किसान है वो पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपने देखा होगा कि किस तरह से किसानों ने कई जगह फसलें बर्बाद की, बहुत अपील किया गया किसान नेताओं की तरफ से भी और लगातार चैनल की तरफ से भी, हम लोगों ने भी अपील की, उसके बाद से ये चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसका समाधान कैसे निकलेगा?
ना कि सरकार बिल्कुल डटी हुई है। किसान चाहता है कि तीनों कृषि कानून वापस हो और सरकार उसे वापस लेना नहीं। किसान हमारा बिल्कुल बैकफुट पे पहले से ही है। अगर ये नहीं चाहता है कि हमारे लिए ये कानून जो बनाए हैं ये वाजिब नहीं है तो इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, और जरूरी है ये इनके हित में, देश के हित में। इतना जिद्दी और वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जो किसान शहीद हो रहे हैं उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बच्चे बॉर्डर्स पे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। जय जवान जय किसान, जय किसान। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। सुखवंत सिंह जी, बीच में कुछ तकनीकी खामियां थी, नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कई जगहों पर विरोध हो रहा है, आज विरोध की आग एक तरह से हमने कुरुक्षेत्र में भी देखा, जहां अजय चौटाला का जन्मदिन था और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन किसानों के दबाव के और विरोध के बाद उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। क्या लगता है कि ये जो किसानों का जो गुस्सा है वो दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है? अगर इसका समाधान जल्द नहीं हुआ तो ये आग और फैल सकती है। सुखवंत सिंह जी, सकता है या उसके समर्थक किसी का जन्मदिन कैसे मना सकते? आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे बेवा हो चुके, कुछ किसान ऐसे शहीद हुए जिसके परिवारों में और कमाने वाला नहीं। ऐसी हालत में जब चाहिए ये कि किसानों के हित में वो सरकार के दबाव डालें, तो व्यक्ति अपना जन्मदिन कैसे अपने समर्थकों से मनवा सकता है? या वो बेहद समर्थक कौन है जो इस प्रकार से अपने नेताओं के जन्मदिन को मनाते हैं? जहां तक आज की बात है, खालिद भाई, पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी नंगी हो चुकी है। अब दुष्यंत चौटाला जी बार बार कुछ कहते थे, दिग्विजय चौटाला जी कुछ कहते थे, इधर से बीजेपी के नेता खट्टर साहब कहते थे कि हरियाणा के किसान तो इसमें शामिल है ही नहीं। अब हालत ये हो चुकी है कि किसान इनको फील्ड में जाने नहीं देगा, इनको गाँव में नहीं, शहरों में भी नहीं घुसने देगा। आज के दिन में कम से कम 6 प्रोग्राम ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के थे, और उन सबको किसानों ने नहीं होने दिया। अब ये आज की बात नहीं है, अब ये आग लगी हुई है, क्योंकि आग सरकार ने लगाई है, और आज वो लगाई है, इन बिलों के माध्यम से आग लगाई है, और किसान को अपनी खेती किसानी जाती नहीं, अपनी जमीन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जब वो उस आग में झुलस रहा है तो वो ये लोग क्यों ना झुलसेंगे जो इस आग को लगाने वाले। अब ये ठीक कहा, मेरे से पहले जो भी वक्ता बोल रहे थे उन्होंने ठीक कहा कि सरकार भी इंस्टेंट इफेक्ट इन सब कानूनों को वापस ले, और इंस्टेंट इफेक्ट इन सब कानूनों को वापस ले, और वापस लेकर के और फिर दोबारा से अगर कोई कानून को लेकर के आना है तो किसानों के साथ बातचीत करके फिर इसको लेकर के आए। जहां तक आपने आग की बात की, तो वो आग तो अभी और फैलेगी, और लोग इनके घरों तक जाएंगे और इनसे सवाल पूछेंगे कि आप हमें मारने पर आमादा क्यों हो। बिल्कुल सवाल पूछेंगे। दर्शन ढाडा जी, लगातार आप लोग कई कार्यक्रमों के माध्यम से एक तरह से सरकार पर दबाव जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। सर, मुझे लगता है कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, कोई संवाद ही नहीं हुआ है। जब संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा? खालिद भाई जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था जी, और 1947 में देश आजाद हुआ। आंदोलन तो ये भी स्वतंत्रता का ही है, ये गरीबी से स्वतंत्रता का है, ये भूखमरी से स्वतंत्रता का है, ये समाज को बर्बाद होने से स्वतंत्रता का आंदोलन है। और देखिए, इनको सुनना तो पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, और एक और पता नहीं कहां है इनका, जो भी है, असम में चुनाव, यहां से ये हार जाएंगे, भगवान करे, बड़ा अच्छा हो, तो ये बहुत जल्दी सुन लेंगे। और अगर ये जीत भी जाए ना, यहां से किसी एक जगह से अगर जीत भी गए, तो भी किसान पीछे नहीं हटेगा। इनको तो सुननी ही पड़ेगी बात किसान की। क्यों? क्योंकि देखिए खालिद भाई, मैंने आपके सामने जो बात रखी थी, अमेरिका वाला उदाहरण क्यों रखा था, वहां पर एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि जो खेती होती है ना वहां, अब जो कंपनियां, ये 4-5 कंपनियां मैंने बताई यार, चीज बुंग और ये करगिल और डिफ्लेक्स, पता नहीं क्या कंपनी है, वो 90% जो है ना, बीज, खाद, दवाई, इक्विपमेंट, ट्रॉली, हैरो, सब कुछ वो सप्लाई करती है। वहां सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो ये जो जनता हमारे आपके माध्यम से सुन रही है मेरी बात, वो ध्यान करे,
देखिए, एक मैं छोटी सी बात कहना और चाहता हूं तो खालिद भाई कि एक बार अगर अकाल पड़ता है, एक अकाल अगर पड़ता है तो पूरे बाजार के अंदर मंदी आ जाती है। किसान का इतना बड़ा रोल है, हमारे देश में किसान का इतना बड़ा रोल है। अगर एक बार अकाल पड़ता है तो पूरे बाजार में मंदी आ जाती। कपड़े वाले के पास कपड़ा लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता। खाना जो ये खाने की चीजें बेचते हैं उनके पास बिस्किट वाला या चाय वाला हर व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे वो लॉन्ड्री वाला हो जो प्रेस वगैरह करते हैं, उनके पास भी प्रेस करवाने के लिए लोग नहीं पहुंचते, क्योंकि किसान के ऊपर जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है ना, तो किसान अगर बर्बाद हो जाएगा, जिस प्रकार से अमेरिका में छोटा किसान 90% किसान जो बर्बाद हो चुका है, इन 3 किसानों कानून के द्वारा अगर हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा कोई नहीं, और भयंकर गरीबी आएगी और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए लोग साथ लग रहे हैं और इनको सुनना पड़ेगा। ये बात सरकार समझ चुकी है, इस बात को कि आज ये जनता का आंदोलन बन गया और जनता इस बात को समझ चुकी है और तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए इनको सुनना पड़ेगा। ढांडा जी, बार बार जो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है ना, ढांडा जी, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि बार बार जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाती है और अभी भी निभा रही है। लेकिन आप अभी देश की अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो सरकार को नहीं लग रहा है कि अगर इस पार्ट में कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करें तो शायद जो अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसमें थोड़ी रफ्तार और बढ़ जाए और शादीशुदा से पीछे नहीं हट रही है? कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए खालिद जी, जी मैं अब किसान की बात में इसके साथ में जोड़ देता हूं। आपका बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि कृषि जो है ना, कृषि का बिजनेस व्यापार जो है वो सबसे बड़ा व्यापार है, 40 लाख करोड़ का व्यापार है। लेकिन इसके अंदर अगर कॉर्पोरेट को घुसाया जाएगा तो किसान तो केवल इतना कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर कॉर्पोरेट खरीद कर ले तो आपको क्या दिक्कत है? साफ काली बात दिख रही है ना, काली भावना दिख रही है। ये पूछ रहे हैं बीजेपी वाले कि इन कानूनों में काला क्या है? अरे काला है तुम्हारा भीतर, काला है तुम्हारा उद्देश्य, काला है तुम्हारी भावना, जिसमें साफ अगर कॉर्पोरेट एमएसपी के ऊपर खरीद करता है तो इनको क्या दिक्कत है? एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना देते? इसका मतलब किसान को मारना चाहते हैं, अपने आदमियों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो कृषि की अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करना चाहते हैं और कृषि का जो किसान है और जो मजदूर है उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। खाद, बीज, बिजली, पानी सबकी सब्सिडी से बचना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके और ये कहा जा सके तो तुम लोग कृषक नहीं हो, तुम तो व्यापारी की श्रेणी में आ गए क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, व्यापारी हो गया। ये चालाकियां हैं। दर्शन जी, एक और बात आपसे समझना चाहें, बार बार सरकार के तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें किसान की जमीन जा ही नहीं रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें जरा अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो जरा विस्तार पूर्वक बताइए ताकि दर्शक और जो हमारे जो इस डिबेट को देख रहे हैं वो बढ़िया समझ सके। हालांकि हर दिन हम ये बात रखते हैं। जी बिल्कुल। मैं अपनी मेरे एक मित्र हैं नरेंद्र शर्मा जी, उनका उदाहरण दे देता हूं एक छोटा सा। उन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस प्रकार से मैंने और आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भी ठीक है आप यहाँ पर ये बना लीजिए, ये कर लीजिए। उसने, मेरे मित्र ने क्या किया था कि अपना एक खेत लगभग 1 किला फिशरी के लिए, जो मछली पालन के लिए दे दिया। तो जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने क्या किया खालिद भाई कि उसने कहा था 3 फुट तक आप इसमें से मिट्टी उठाइएगा। उसने 5.5 फुट तक मिट्टी उठा दी, 5.5 तक मिट्टी उठाई। वो नरेंद्र जी बाहर गए हुए थे तो 15-20 दिन में जब वो आए, वो आकर देखा तो बहुत नीचे जा चुकी थी और वहां तो रोड़ी आ चुकी थी, वहां पर बजरी आ चुकी थी। तो उसने कहा कि मैंने 3 फुट कहा था लेकिन आपने 5.5 फुट तक क्यों खोदा? तो उनका इस बात पे आपस में हो गया झगड़ा और वो चला गया छोड़ के। और उसने वो 1 लाख रुपए में ठेका दिया था कुछ समय के लिए या कितना समय के लिए, फिर आगे वो बढ़ना था या नहीं बढ़ना था। तो नरेंद्र ने मुझे बताया कि मेरे उसके ऊपर 2 लाख रुपए लगे हैं, वो तो भाग गए। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के ऊपर आ रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ये फार्मिंग क्या है। पहली बात तो ये कह रहे कि किसान की मर्जी है। अगर मर्जी है तो बेड़िया किस बात की? क्यों बेड़ियों में जकड़ रहे हो? जब किसान की मर्जी है तो आके कोई भी कर लो। आज भी तो मतलब ठेका प्रथा तो अब भी चालू है। दूसरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसान करता है तो सीधा अंबानी और अडानी के साथ नहीं होगा। बीच में इन्होंने एक स्पॉन्सर डाल रखा है, स्पॉन्सर, बिचौलिया। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पॉन्सर और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और स्पॉन्सर किसके प्रति उत्तरदायी? किसान के प्रति। और स्पॉन्सर के प्रति उत्तरदायी कौन? कंपनी
कंपनी, तो अब किसान जो है वो सीधा कंपनी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और बड़े बड़े जब स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो बड़ी मछली छोटी मछली को किस प्रकार से खा लेती, पुराने समय में जाइए, सामंतवाद की एक धारणा को उठाइए, वहां पर वही बात होती थी। सुखवंत सिंह जी, लास्ट कमेंट के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, इतना पैसा दिया, जिस तरह से दर्शन ढांडा जी ने कहा कि सरकार MSP नहीं देना चाहती। एक मिनट देना। हाँ सर, जरूर आएंगे आपके पास। कि सरकार MSP नहीं देना चाह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खजाना कम पड़ने की वजह से सरकार इन जिम्मेदारियों से भागना चाह रही हो, कि सरकार के पास है खजाना? किया है और बिल्कुल यही फैक्ट है कि जब MSP आप एक कर दो, कॉर्पोरेट उसके ऊपर खरीदे, लेकिन अब साफ है जब MSP वहां पे नहीं लाना चाहते तो कॉर्पोरेट को किसानों का गला पकड़ाना चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी राणा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं खालिद भाई, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का किस प्रकार से मिसयूज ये जो आर्थिक रूप से संपन्न कंपनियां हैं वो किसान के विरुद्ध करेंगी, वो डांडा साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया। उस बात को मैं भी कहता हूं कि वो कंपनियां किसानों के गले को दबा करके उनके खून को चूस जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, सही बात है डांडा साहब की कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ठेका प्रथा है तो उसको आप ओपन छोड़ दे। इसीलिए सुखवंत सिंह जी, मैंने कहा कि प्रोग्राम में हमेशा बहस करके इधर से उधर मुद्दा चला जाता है। जरा जो हमारा दर्शक देख रहा है उसको तो पता चले कि सच्चाई क्या है, इसलिए मैं दर्शन जी को ज्यादा टाइम दिया हमने। कंटिन्यू कीजिए आप जल्दी से। हाँ तो नहीं, दर्शन जी ने बड़ा अच्छे तरीके से उस बात को आपने ठीक समय दिया उनको, उन्होंने टेक्निकली बड़ी अच्छी बातें जी। और ये सारा का सारा जो है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अंचल को, कृषि को बर्बाद करने की इनकी योजना है। क्योंकि कॉर्पोरेट पूंजीवाद तब पनपता है जब आप वहां पे मेहनत कश लोगों के पसीने को आप जब निचोड़ लेते हो, उनके खून को निचोड़ लेते हो, तो पूंजीवाद पनपता है। और पूंजीवाद पनपेगा तो ही शोषण शुरू होगा। और ये बीजेपी तो करती पूंजीवाद का पोषण है। ठीक है सर। संजीव जी जल्दी से बात रखिए अपनी लास्ट। ये खालिद भाई, मैं पहले भी अपने टीवी चैनलों के माध्यम से बता चुका हूं कि कांग्रेस ने ये खेती का खून नामक एक बुकलेट बताई है। हाँ, और राहुल गांधी ने लॉन्च किया था उसको। हाँ, इसके अंदर सारी आंकड़ों के समेत विस्तार पूर्वक कि किस तरह से 6 साल के अंदर सत्तारूढ़ दल ने किस तरह से किसानों को ठगा और किस तरह से मारने का उनको काम कर रहे हैं, चरम सीमा पर अब वो पहुंच चुके हैं। शहादत का भी असर नहीं हो रहा। रमेश यादव जी, सबको पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ये बार एक सेकंड हो, जल्दी से। बार आपकी डिबेट में इतना वक्त नहीं होता कि विस्तार पूर्वक सारी चीज बताई जाए। इसके अंदर विस्तार पूर्वक आंकड़ों समेत सारी चीजें हैं। ठीक है। देश के बच्चे के रोंगटे खड़े हो सकते हैं ये सारी। ठीक है रमेश यादव जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए, किसान अभी तक दबा हुआ था, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, मगर अब लगता है कि ये आंदोलन से इनको मजबूती मिलेगी और इनमें जागरूकता आई है और ये अब ये रुकने वाला समर नहीं है। मुझे निश्चय ही यकीन भी है कि सरकार इसमें सोचेगी, क्योंकि ये हमारे देश के किसान हैं और इनका ही भला करने से। एक लास्ट कमेंट सिर्फ दर्शन ढांडा जी, जल्दी से 10 सेकंड में दीजिएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है जी, जल्दी से जी। मैं ये कह रहा हूं खालिद भाई कि हिंदुस्तान के अंदर आज 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस कोर्टों के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। अगर इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट वाली अगर फार्मिंग आ गई तो किसान केस लड़ेगा, उसकी जमीन बंजर रहेगी, या फिर वो कंपनी वाले वैसे ही उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाते रहेंगे। ठीक है, आप वक्त की कमी, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से